नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं गर्वे सक्सेना आप सभी का क्वांट्स एंड ज्योग्राफी एजुकेटर बात करने आया हूं आपसे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। जी, आपके मैथ्स की स्ट्रैटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाएगी बिकॉज आखिरी महीना बचा हुआ है हमारे पास। यूपीएसआई के एग्ज़ाम को लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो एक महीने का जो समय बचा हुआ है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके से आपको मैथ्स में इस मतलब जो एक महीने का लगभग समय है, हालांकि अभी मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि एक ही महीना है हमारे पास, लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास अगला अक्टूबर का मंथ है, तो किस तरीके से इस पूरे महीने को यूटिलाइज़ करना है, क्या क्या गलतियां हम करने वाले हैं, क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम की तरफ हम नहीं सही तरीके से बढ़ पा रहे हैं, या फिर हमारी जो प्रिपरेशन है जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही है, एग्ज़ाम के लेवल को समझने में गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं आज। तो प्रॉपर तरीके से आप आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप जान पाएँ कि हम किस लेवल पर ठीक काम कर रहे हैं और किस लेवल पर आपसे कुछ गलतियां हो रही हैं, क्योंकि ये टाइम वो है जहाँ पर एक बार सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बताने वाला नहीं हूँ कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी कि इतना पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारी बातें बेकार की हैं। आपको पता है कि हर इंसान का अपना तरीका होता है पढ़ने का। अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई करी है तो आपने कुछ ना कुछ तो ज्ञान प्राप्त किया होगा, है ना। कुछ ना कुछ आप लोगों ने मैटर को कलेक्ट किया होगा। तो वो मैटर जो आपके पास कलेक्टेड है, तो वो आपका हर बच्चे का अपना अपना होता है, ठीक है। और हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अपना होता है, तो हर बच्चे की स्ट्रैटेजी भी अपनी ही होती है। तो ऐसा मैं कुछ टॉनिक देने वाला नहीं हूँ कि आप ये पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर आप मेरे से पढ़ लो तो सिलेक्शन की गारंटी है। ये सब एकदम बेबुनियादी बातें हैं। आपको अपना करना है सेल्फ असेसमेंट। जी हाँ, अपना आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। आपको एक बार अपने आप को चेक करना है, ठीक है ना। यू हैव टू रेट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। तो आपको अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है पूरा का पूरा कि हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। तो एक एक करके सारी बातों पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हमारा एग्जाम का जो एक महीना बचा है, तो हमारा टारगेट क्या है। देखिए, हर बच्चे के लिए 4 सब्जेक्ट हैं एग्जाम के अंदर। अब किसी का मैथ्स वीक है, किसी का मैथ्स स्कोरिंग है ना। तो आपको तो ओवरऑल पास होना है। तो अब ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे के लिए मैं आपसे कह दूं कि 100 आउट ऑफ 100 या फिर 100 में से हर बच्चा 40 ही नंबर लेकर आएगा। किसी किसी के लिए वो 100 आउट ऑफ 100 का सपना पॉसिबल है, पर किसी किसी को पता है। देखिए, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस के बारे में अगर आपको अभी तक नहीं पता तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन चीज़ों पर काम किया होगा, और नहीं तो प्रिपरेशन के दौरान आपको पता लग गया होगा कि आप कहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, कहाँ पर स्कोर नहीं कर सकते हैं। और अपनी एनालिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है आपकी स्पीड टेस्ट। तो अगर आपने एसटी नहीं ली है तो आप एसटी ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि आप एसटी में परफॉर्म करें, ठीक है। तो एसटी को आप जब परफॉर्म करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरा कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, मेरे को किस टॉपिक पर काम करना है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर काम नहीं करना है। तो वो सारी बातें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि आपका जो एक महीना बचा है, तो अब आपके लिए मैथ्स कैसा है ये आपको पता है, ये आप बेहतर जानते हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि सर अभी तो मैंने तैयारी नहीं भी करी है, तब भी मेरे मैथ्स में से 100 में से 60 नंबर आ रहे हैं। या फिर आप कह लो कि ओवरऑल यूपीएससी का पेपर 400 का होने वाला है, तो सर मेरे बिना तैयारी के 250 आ रहे हैं। तो सर अगर मैं एक महीने तैयारी कर लूँगा ना, तो मेरे सर कम से कम 100 नंबर बढ़ जाएंगे और 350 हो जाएंगे। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक्चुअल में बेबुनियादी बात है। आपको जो लग रहा है ना कि आप बिना तैयारी के नंबर लेकर आ रहे हो, 400 में से 250, ये बिना तैयारी के नहीं आ रहे हैं। आपने बचपन से लेके आज तक जो पढ़ाई करी है, ठीक है ना, जो आप बचपन से पढ़कर आए हो, जो आपने 11th 12th किया, 9th 10th किया, ग्रेजुएशन किया, वो सारी चीज़ों में आपने जो ज्ञान अर्जित किया है ना, ये उन कम से कम आप मान के चलो 12 प्लस 2-3 साल और जो बचपन के रहते हैं, तो टोटल ये 15 सालों की मेहनत है। बात समझ में आ रही है? अब समझना मेरी बात को। तो अगर आपने 15 साल की जो मेहनत है उसके बेसिस पर 400 में से 250 नंबर लेकर आए हो, तो मुझे एक सवाल का उत्तर ये दे दो कि 15 सालों में 400 में 250, तो अगले एक महीने में ऐसा क्या होने वाला है कि आपके 100 नंबर बढ़ने वाले हैं। अपने आप से सवाल पूछना है। मैंने कहा ना कि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको देने वाला हूँ, नहीं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। नाउ यू हैव टू डू योर सेल्फ। आपका सिलेक्शन है तो आपको ही काम करना पड़ेगा। कोई फैकल्टी आपको नहीं पढ़ा देगा इस तरीके से। सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट को देखो, फैकल्टी का काम क्या होता है, जो भी नॉलेज आपके लिए अवेलेबल है तो वो एक कठिन भाषा में लिखी होती है, तो उस चीज़ को आसान बनाकर आपके पास तक पहुंचाना है। कि हम जरिया हैं, हम क्या है, केवल एक मीडियम है जो आपके सिलेक्शन में आपको पुश करेंगे, पर चलना तो आपको ही है ना, रास्ता तो आप ही का है ना। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोली कि आप अगर पिछले 15 सालों की जो पढ़ाई है, तो उसके माध्यम से अगर 400 में से 250 लेकर आ रहे हैं, तो आप सोचिए इस बारे में कि अगले एक महीने में ऐसा क्या होने वाला है कि आपके 100 नंबर आप सोच रहे हैं ऐसा कि बढ़ जाएंगे।
तो अब आपको लगेगा सर हाँ ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो हम किस चीज़ पर काम करें, कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं। देखिए अब ये तो देखिए मेरे जो ये वीडियो है ये प्रॉपर तरीके से मैथ्स को डेडिकेट कर रहा हूँ मैं, और अगर आप कहोगे तो ऐसे ही आखिरी मंथ के लिए मैं पूरी यूपीएसआई के लिए स्ट्रैटेजी बनाकर लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप पहले बताना कि आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, आप पहले प्रैक्टिस करो जो बताने वाला हूँ मैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों पर काम करो, और आई होप कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, बिकॉज ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मेरा अनुभव है, किस तरीके से मैंने अपना स्कोर बढ़ाया, किस तरीके से सारे सब्जेक्ट में मैंने काम किया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, और उसके बाद मेरे एग्जाम्स निकले थे, ठीक है। मैं भी जैसे कि जब तैयारी करता था बैंक वगैरह की, तो इंटरव्यू तक मैं भी पहुँचा हूँ। तो कहने की बात है तो जो प्रैक्टिकल अनुभव है मेरे, मैं आपसे वो शेयर करने आया हूँ आज। अब इसके बाद हाँ बात करेंगे मैथ्स की। सर 100 नंबर की मैथ्स आ रही है, अब आपको पता है कि प्रेजेंट में आपकी स्थिति क्या है, आपको कितने टॉपिक्स आते हैं, कितने टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। जैसे कि अब आपको सबसे पहले एनालाइज क्या करना है कि आपने इतनी पढ़ाई करी है, अब तक आप पढ़कर आए हो, आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाई करी है। क्या पता आप मेरे से पढ़ते हो, क्या पता आप अनअकैडमी पर किसी और एजुकेटर से पढ़ते हो, अच्छी बात है, या फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तब भी बात समझना बहुत ध्यान से। तो आपको ये देखना है कि अभी तक आपने कितने टॉपिक्स तैयार कर लिए हैं और यूपीएसआई के लिए कितने टॉपिक्स आपके बचे हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैं खुद भी फील करता हूँ और हर बच्चा ये फील करता है कि किसी एक टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे उस टॉपिक के लिए कि आपने जैसे कि किसी भी एजुकेटर की आपने वीडियो को देखा, अगर आप मेरे से पढ़ते हैं या फिर मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देखिए। कम से कम एक टॉपिक की जो वीडियो है, अगर आपको वो टॉपिक बहुत प्रॉब्लम कर रहा है तो आप 2-3 बार उस वीडियो को देखिए। अब 2-3 बार जब आप वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद भी आपने सवाल लगाए, उसके बाद भी वो टॉपिक काम नहीं कर रहा आपके लिए, मतलब बन ही नहीं रहा है वो टॉपिक आपसे, ठीक है। और वो टॉपिक ऐसा है कि एग्जाम के अंदर एक सवाल ही आना है उससे। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि नंबर सिस्टम आप छोड़ के चले जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। नंबर सिस्टम से कम आप मान लो 6 to 8 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो वो अगर छोड़ेंगे तो अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं आप, तो वो तो आपको नहीं करना है। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें एक आध सवाल आता है, क्या पता ना भी आए, तो कोई क्वेश्चन अगर कोई टॉपिक ऐसा है और आपको प्रॉब्लम कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है, आप उसे फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, बिकॉज अब टाइम थोड़ा कम बचा है। तो नाउ वी हैव टू वर्क स्मार्टली। एग्जाम में सिलेक्शन उसका नहीं होता जिसको सब आता है, एग्जाम में सिलेक्शन उसका होता है जिसको ये पता है उसे क्या छोड़कर एग्जाम देना है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत डीप बात है, ठीक है। अगर आप समझ जाओ तो अच्छी चीज़ है। तो मैंने क्या बोला कि आपने एक टॉपिक ऐसा है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपने पहले एक बार पढ़ाई करी, उसको पूरा थोरोली पढ़ लिया, आपने वीडियोस देख ली। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बच्चे का कोई जैसे कि बोर्ड साइड स्ट्रीम है, वो टॉपिक की समझ नहीं आ रहा उसको, उसने क्वेश्चन भी लगा लिए, क्लासेस देख ली, मैंने 3-4 घंटे पढ़ा रखा है मान लीजिए प्लस पर, आपने वो क्लास भी कर ली, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, तब भी नहीं बन रही है बात, छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने ही आने, ठीक है, ज़्यादा आने, तो वो नहीं छोड़ना है, सबसे पहली बात तो ये। तो अब सबसे पहले आपने क्या कर लिया कि टॉपिक्स पता लग गए, मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता है, और मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है। ये तीनों अलग अलग स्टेजेस हैं आपके लिए मैथ्स की प्रिपरेशन की। अब आपने बोला कि सर मेरे को इतना आ गया, जैसे कि अब आपने मान लीजिए कि जहाँ से भी पढ़ा होगा, अभी तक मैं मानता हूँ कि सिलेबस तो 70% कवर कर लिया होगा। आपको आता नहीं आता है वाली बात अलग है, लेकिन आपने पढ़ा जो होगा वो 70% कवर किया होगा। अब सबसे पहले हम उन टॉपिक की बात करेंगे जो हमको आते हैं। एग्जाम जब दे के आता है ना बच्चा, तो कभी भी मतलब उसको जब आप देखें किस बात का बुरा लगता है, जैसे कि पेपर में उसे कुछ नहीं आ रहा, तो उसका बुरा उसे नहीं लगता है, उसका बुरा लगता है जो उसको आता होता था, जिसको वो पढ़कर गया था और परफॉर्म नहीं कर पाया। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हमको आते हैं, आप एक बार उन टॉपिक्स पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम हर टॉपिक के जो आपको आते हैं। तो आप टारगेट करिए कि 80 क्वेश्चंस मिनिमम और 100 सवाल तक हर उस टॉपिक के जो आपको आते हैं ऑलरेडी। अब आप आज से तारीख लगाइए कि आपको करनी है, एक दिन में आपने लगा लिया कि मुझे एक टॉपिक निपटाना है, ठीक है। ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी का रहेगा। तो करीब आप मान के चलो 70-80 क्वेश्चंस आपको पर टॉपिक करने हैं। और अब आप कहोगे सर एक दिन में ही करने हैं, जी हाँ एक दिन में ही करने हैं। अब टाइम कम बचा है तो आपको अपना पर डे का एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा और आपको अपना टाइम पढ़ाई में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से काम करेंगे। अब आपने मान लीजिए कि जो टॉपिक आता था ना, उसमें भी क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे हैं, देखिए हर टॉपिक में नहीं होगा ऐसा, जो आपको आता है तो उसमें से हर टॉपिक परेशान करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो टॉपिक आप परेशान कर रहा है, जो लगता है हमें आता भी है फिर भी परेशान कर रहा है, अब उसकी क्या करना है, आपको वापस से वीडियो देखनी है जो आपको पढ़ा रखा है, जहाँ से भी आप पढ़े होंगे वहीं से देखें। सबसे पहली बात तो ये है। और अगर जहाँ से आप पढ़े वहाँ का समझ में नहीं आया था, तब आप किसी और एजुकेटर पर स्विच करें। समझना मेरी बात को। बच्चे क्या होता है, जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में आजकल कभी बच्चा यहाँ भाग रहा है, कभी बच्चा यहाँ भाग रहा है, तो ऐसे बच्चे बस भागते रह जाएंगे और एग्जाम उनसे भाग जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो अभी तक अगर आप एजुकेटर का सिलेक्शन नहीं कर पाए हैं, आज इसने बोल दिया तो यहाँ पढ़ने लग गए, आज उसने बोल दिया तो यहाँ पढ़ने लग गए, ये सब कहने की बातें हैं, ठीक है। बहुत सारे भटकाने वाले लोग आपको मिलेंगे और ये वो लोग हैं जो खुद भटके हुए हैं अपने रास्ते से, तो आपको भी भटकाएंगे।
तो ऐसा नहीं करना है किसी की बच्चे की बात में आ गया कि अरे यार ये सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, इनसे पढ़ लो। अरे आप जिनसे पढ़ रहे हो उनसे समझ में आ रहा है ना। ये सारे काम स्टार्टिंग में होते हैं। आपको पता है कि स्टार्टिंग में आप जिस एजुकेटर के पास मैथ्स पढ़ने गए थे, क्या उस एजुकेटर ने मैथ्स पे अच्छा काम किया हुआ है? क्या उस एजुकेटर की आप लोगों को सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं? क्या उस एजुकेटर के सवाल, पढ़ाए हुए सवाल आपके एसटी में आ रहे हैं? अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो आप अगर भटक रहे हैं तो इसका मतलब आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल है और आपके मन में स्थिरता नहीं है। और किसी भी नौकरी के लिए परीक्षा का मतलब ही ये होता है कि उस बंदे में कितनी सीरियसनेस है। एग्जाम ये देखता है। देखो मैथ्स का यहाँ पर टेस्ट नहीं है, मैथ करने के तरीके का टेस्ट है। तो तरीकों की बात होती है यहाँ पर। रेशियो है, परसेंटेज है, छठे सातवें के बच्चे को भी आता है। लेकिन आपका टेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको उन तरीकों से नहीं करना जो वो बच्चा कर रहा होता है। तो आपको अब स्मार्ट वे में करना होता है। तो अगर यही चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो कि आप एक एजुकेटर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आने वाले समय में अगर आपके सामने कोई केस आया तो कैसे डिसाइड करोगे? और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि आपका सिलेबस कभी पूरा नहीं होता और आप बस भटकते रहते हैं। तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट कि अगर आपको किसी एक एजुकेटर से पढ़ना समझ में आ चुका है, देन आप उसी एजुकेटर से कम एक बार सिलेबस पूरा पढ़िए। उसकी अगली बात, सिलेबस को आपको 2 बार खुद से करना चाहिए। खैर अब उतना टाइम तो बचा नहीं, ये तो स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन अब जो बचा है, मैंने क्या बताया कि टॉपिक जो आते हैं, तो टॉपिक जो आ रहे हैं हम क्या करना है कि उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है? 70 to 80 क्वेश्चंस आपने जिस किताब से आज तक पढ़ा है उसी किताब से रिवीजन मारिए। ठीक है, जो सवाल आसान हो उन्हें मत पढ़ करना, जो मॉडरेट सवाल हो, जो परेशान किए थे आपको पहले, उन्हीं को करना है, क्योंकि एग्जाम में लेवल अच्छा आने वाला है। ठीक है ना। अब ये वो समय नहीं कि अलजेब्रा में बस x + 1/x बराबर कुछ रख दिया और x + 1/x² + 1/x² बराबर क्या होगा ये पूछ लेंगे, नहीं। ठीक है, ये सब बच्चों वाली बातें हैं। हर किसी को आता है, हर किसी को रटा हुआ है। और अगर आप इतना पढ़ के जा रहे हैं अलजेब्रा में तो आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं। सिलेक्शन पहले से ही पता है कि आप बाहर हैं। ठीक है, क्योंकि आप सिलेबस की कवरेज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए टॉपिक हमने देख लिए क्या आते हैं, उनको हमने रिवाइज कर लिया, उनको हमने अलग कर दिया। जो आता है उसमें से जो प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है उसके ऊपर हमने स्टडी करी। स्टडी करने के बाद हमने वापस से जो हमें टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 25 टॉपिक है, तो 25 में से मुझे 15 भी आते हैं, तो 15 छाटे, 15 में से 2 3 4 5 दिक्कत किए, उनको रिवाइज कर लिए। अगले 15 दिन में इतना काम होना चाहिए, 15 से 20 दिन में। ठीक है, तो अगले 15 से 20 दिन में इतना काम आपका बिल्कुल डन होना चाहिए, जिससे कि आपको जो आता है वो आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। अब इसके बाद अगला फेज आएगा कि सर इस बीच में कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, और ऐसे टॉपिक की संख्या बहुत कम होती है जो आपने कभी पढ़े नहीं है, वरना आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी टॉपिक्स पढ़े ही होंगे, क्योंकि आप इतने समय से अगर तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप बहुत नए भी हैं तब भी ये वो टॉपिक है जो आप बचपन में पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब उन टॉपिक पर आइए जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कि जो आप छोटे हुए हैं, जो आपको कठिन लग रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? उन टॉपिक को निपटाइए। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है कि जो आता है अब उसे एक बार चेक कर लो कि जो आता है उसमें से भी नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके बाद अब जो नया सीखने की बात आएगी उसके बाद आएगी जब हम इतना रिवीजन कर लेंगे। तो अब नए के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागना कि कठिन पढ़ने कठिन पढ़ने कठिन पढ़ने। देखो दोनों चीज़ें हैं, बहुत कठिन पढ़ोगे तब भी दिक्कत होगी, बहुत इजी पढ़ोगे तब भी दिक्कत होगी। कि अगर आप पता है कि आपका एग्जाम जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें सवालों का लेवल ही कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए कि आपने बहुत इजी पढ़ लिया, ये बहुत कठिन पढ़ लिया, अब आप सवाल लगा रहे हो। ठीक है, अब आपने एक टॉपिक पढ़ा उसमें सारे सवाल सीरियल मेंस के लगा दिए, सारे नहीं लगाने होते। एक दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको पता है मैं करवाता हूँ जब मैथ्स, तो आपको एक दो सवाल हमेशा कैसे करवाता हूँ, जो एसएससी सीरियल मेंस तक के होते हैं। क्यों करवाता हूँ? क्योंकि अगर पेपर में 40 सवाल मैथ्स के आने हैं तो 40 में से अगर 5 सवाल भी कठिन आ रहे हैं जो अच्छे लेवल के होते हैं तो वो उसी लेवल को टच करते हैं। तो अगर उस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप 5 में से अगर 2 भी बना पाए देन यू आर डूइंग द गुड जॉब। दैट इज दी, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये रहता है वो सवाल करवाने का। ये नहीं कि केवल आपको वही सवाल करने हैं, आप उन्हीं सवाल की प्रैक्टिस करें पड़े, कठिन कठिन सवाल नहीं। आपको पता है कि पेपर जो होता है वो बैलेंस्ड आता है, कुछ सवाल ईजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। एग्जाम की मैं आपको बताऊंगा कभी, जब थोड़ा पढ़ाई कर लो और फिर एग्ज़ाम को कैसे अपीयर करना है उसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना होता है, उस पर भी मैं चर्चा अलग से करूंगा आपसे, वो एक अलग टॉपिक है पूरा का पूरा। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैथ्स को अभी टेंशन मत लो, बहुत समय है। अगर आप बनाओगे तो देखो समय का मतलब क्या होता है, आपने बोला कि सर हम 2 घंटे मैथ पढ़ेंगे, हमारे पास 2 महीने हैं, यानी कि आपके पास 120 घंटे हैं। अब सवाल ये कि क्या 120 घंटे आप अगले 30 दिन में बना सकते हैं? बस इतना सा क्वेश्चन है, सिंपली मैथ्स है, बहुत सिंपल बेसिक सी मैथ है। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि अगर 2 महीने में आप 2 घंटे मैथ को रोज़ दे रहे हैं तो आपके पास टोटल 120 घंटा हो गया। तो क्या 120 घंटा मैं अगले 25 to 30 डेज में ले सकता हूँ? अगर आप ले सकते हैं तो आप अभी भी गेम में हैं। अगर आप अभी भी गेम में हैं तो आप अभी भी मेहनत करिए, एग्जाम निकलेगा, इस बात की गारंटी है। एक दो बातें मैं आपसे और कहना चाहूँगा इसके माध्यम से कि
अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जब एग्जाम पास में आता है तो कोई भी कुछ भी पढ़ाने लग जाता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप भटक जाएं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वही रहेगी कि आपने किसी एजुकेटर से जहाँ से आज तक पढ़ा है, जहाँ से आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार? देखो, एक एजुकेटर की भाषा समझने में समय लग जाता है, और जब आपको भाषा समझ में आने लगती है और जब एग्जाम बिल्कुल पास में होता है, तब आपने किसी और एजुकेटर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो होता क्या है कि उसकी स्ट्रैटेजी अलग है, उसकी टैक्टिक्स अलग है, उसके तरीके अलग हैं। ठीक है, उसका बोलने का तरीका आपको समझने में समय लगता है, एडेप्शन में टाइम लगता है, एडेप्ट करने में टाइम लगता है कि हम समझ पाए भाषा को। तो सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं आपकी। ये छोटी छोटी सी बातें जो हम ध्यान नहीं देते हैं, पर इम्पैक्ट बहुत तगड़ा डालती हैं हमारे पेपर पे। ठीक है, ये तब पता लगता है जब पेपर देख के आ जाते हैं, तब पता लगता है कि जब पेपर से हम बाहर बाहर निकल रहे तो लगता है यार ये वो गलती थी जो हमने नहीं करनी चाहिए थी। तो इसलिए मैं पहले से आगाह कर रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा मत करना कि एक एजुकेटर से एक टॉपिक पढ़ लिया, एक एजुकेटर से एक टॉपिक पढ़ लिया। ऐसे एजुकेटर को पकड़ने का प्रयास करिए जो पूरा मैथ कंप्लीट करवाए, क्योंकि वही वाली बात है, जैसे कि अब मान लीजिए किसी एजुकेटर ने केवल अर्थमेटिक पढ़ा दिया, किसी ने केवल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा लिया, बाकी मैथ्स कौन कराएगा? तो बाकी मैथ्स के लिए आप एडवांस के लिए अलग भागोगे, नंबर सिस्टम के लिए अलग भागोगे, इसके लिए अलग नहीं। एक एजुकेटर ऐसा आपके पास होना चाहिए जो आपको पूरी मैथ्स प्रिपेयर करवा सकता है और अच्छे लेवल तक लेके जा सकता है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बोलने आया हूँ आज कि भटकना कम करो और एक जगह पर लेक्चर लो। ठीक है, और एक ही बार लेक्चर लो। दिन में मैथ तुमने एक लेक्चर ले लिया, 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर तुम्हारा होता है अकेडमी प्लस पे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप लेक्चर में टाइम देते रहोगे तो पढ़ोगे कब? मैथ्स वो सब्जेक्ट है जब अपने आप करने से होता है। केवल वीडियो को देख लेना, इन सब चीज़ों से मैथ्स कभी नहीं आपका क्लियर होगा। ठीक है, हम देखते हैं कि बच्चे ने पूरा कोर्स पढ़ लेता है, हमारा बच्चा कहता है कि सर फिर मतलब मैथ सवाल नहीं बन रहे हैं, फिर हम पूछते किताब के कितने क्वेश्चन लगाए, तो 0। बस यही पे दिक्कत है। अगर आप मैथ्स को कर रहे हैं, मैथ्स का मतलब ये होता है कि आपने लेक्चर देखा, उसी दिन सवाल करें, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अपना जो भटका हुआ, या फिर अगर आप भटक चुके हैं तो वापस से आप जहाँ पर भटके हैं, वापस से आप सही जगह पर आके पढ़ना स्टार्ट करिए। आप वापस से मतलब प्रॉपर तरीके से आप, अगर कुछ दिक्कतें हुई हैं तो दिक्कतें होती हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ कि बच्चे कई बार आते हैं कि सर हम आपसे पढ़ रहे थे, हम कहीं और जाके पढ़ने लग गए, पर अब हम सर आए हैं आपसे, हमें याद आ गया कि सर ये तो सर इतने कम लेवल करवा रहे हैं और आपने तो इतना लेवल करवाया हुआ है, और वही लेवल एग्जाम डिमांड कर रहा है। क्योंकि यूपीएससी का पेपर 18 में हुआ था, 18 के बाद अब हो रहा है, तो 3 साल में पेपर 18 वाला नहीं आएगा, अच्छा खासा अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो उसी लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी क्लास चेक करनी है तो आप प्लस पे आकर मेरे से पढ़ सकते हैं। मेरे प्रॉपर तरीके से मैथ्स के कोर्स चल रहे हैं। 4:45 से 4:45 में मैथ का एक डिटेल्ड कोर्स चल रहा है, जो आपका यूपीएसआई को टारगेट करते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो प्लस पे आप सारे बच्चे फटाफट से आ जाइए। अगर आप प्लस पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्लस पे नहीं है, क्योंकि प्लस पे पढ़ने का फ़ायदा ये होता है, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़े तो फ़ायदा ये होता है कि आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट आजकल पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो नेट इफेक्ट होता है, एक आपका परसेंट इंक्रीमेंट होता है, एक होता है आपका टेबल मेथड। ठीक है, जिसको आप ट्री मेथड भी कहते हो, कुछ नया नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस मैंने अपने लेवल पे करे हैं, जिससे कि बच्चों को थोड़ी आसानी जाती है। ट्री मेथड को थोड़ा इजी करा है मैंने, सिंप्लीफाई करा है, तो बस वो टेबल मेथड में बोलता हूँ उसको। तो कहने का मेरा मतलब इतना सा है। ठीक है, तरीके कोई नए नहीं होते हैं, जैसे कि मैं सुनता हूँ आजकल कि ये मेरा तरीका आ गया, ये मेरा तरीका आ गया, इससे पढ़ो तो होगा। भाई कोई तरीका किसी का नहीं होता, सब तरीके पहले से चल कर आ रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है तो वो पॉसिबिलिटी है, वरना उतनी भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तरीके सारे पहले से हैं। आप मुझे कोई बताना, कोई इंसान अगर आपसे कह रहा हो कि ये तरीके नए से पढ़ा रहे हैं, इनका तरीका अपना है, तो मुझे बताना, मैं आपको बताऊँगा वो कहाँ से कॉपी किया गया है। ठीक है, तो कहने की बातें हैं सारी। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग कंसंट्रेट होइए, कम समय बचा है उसका यूटिलाइजेशन करिए, अपने टॉपिक्स को छांटना स्टार्ट करिए, प्रॉब्लम कहाँ पर है वो निकालिए, और इसी तरीके से आप सारे सब्जेक्ट में काम करिए। ठीक है, कभी मैं आपसे अगर आप कहोगे तो मैं पूरी यूपीएसआई की 400 नंबर की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये तो आपका मैथ्स का काम मैंने बताया, वैसे आपको सेम काम सारे सब्जेक्ट में करना है। अब ये वो टाइम है कि आपको छांटना है और अपना भाई फाइनल चीज़ों के लिए काम करना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको हेल्प मिलेगी ये वीडियो सुनकर। और इसके बाद कोई डाउट अगर आपके रहते हैं, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ आपको सजेशन चाहिए रहेगा, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता भी सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स पॉसिबल होंगे रिजॉल्व करना है मेरे द्वारा, मैं रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास आपके साथ करूँगा। और आप फटाफट, अगर प्लस पर नहीं है तो आप प्लस पर आ सकते हैं, आपका सिलेक्शन अब आपका सिलेक्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि सर हम 1 महीने में जोर लगा देंगे और प्लस पर नहीं है पर अब हम आके पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, तो आप आ जाइए। आपके पास एक डिस्काउंट कोड रहेगा जिससे आपका पैसा बचेगा। कोड क्या है? कैपिटल G, कैपिटल S, गर्भित सक्सेना का GS और 22। ठीक है,
कैपिटल G कैपिटल S22 बिना किसी स्पेस के आप GS22 कोड लगाइए। ये रेफरल कोड के साथ आपका पैसा बचेगा और ये रेफरल कोड आपका यूपी की कैटेगरी में जब आप लगाएंगे तो यूपीएसआई के साथ साथ आपको लेखपाल का जो एग्ज़ाम आने वाला है या फिर यूपी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम है, लाइक पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, इलाहाबाद वाला जो आपका हाई कोर्ट वाला आरओ है, ये सारे एग्जाम्स का आपको सिंगल प्लान में मिल जाता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यूपी के अंदर जितने इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग अलग होता है, टीचिंग का नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा जितने भी एग्जाम्स होते हैं यूपी लेवल पर, तो यहाँ पर आपके ज़्यादातर सभी एग्जाम कवर हो जाते हैं एक ही प्लान में। बाहर प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि हर एग्जाम की अलग फीस होती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। और अगर आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, आपके पास ईएमआई का ऑप्शन भी रहता है कि आप हर महीने पे आप 500-600 रुपये देकर आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मुश्किल से 700-800 रुपये पड़ता है महीने का आपके पास। ठीक है, तो वो आप लगाकर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 24 महीने यानी कि 2 साल वाले प्लान पर 4 महीने भी फ्री मिल रहे हैं। ऑफर बहुत सारे हैं, 12 महीने पर 3 महीने। बस आपके मन में पढ़ने का जज्बा होने चाहिए। चीज़ें सारी अवेलेबल है, प्राइस बहुत कम है, काफ़ी सस्ती एजुकेशन आप लोग को मिल रही है। बाहर किसी कोचिंग में जाओगे 5,000 रुपये पैट के लिए दिए होंगे, 5,000 रुपये तुमने यूपीएसआई के लिए दिए होंगे, 5,000 रुपये लेखपाल के लिए दोगे, 5,000 रुपये वीडियो के लिए दोगे, 5,000 रुपये मंडी परिषद के लिए दोगे, 5,000 रुपये आपका सिंचाई विभाग के लिए दोगे। ये सारे एग्जाम आपको यहाँ पर एक ही बार में मिल जाएंगे। तो आपका जो भी आपको लगता है कि आपको प्लान लेना चाहिए 2 साल का या 1 साल का, इतना मिनिमम 1 साल का तो लेना ही लेना। ठीक है, तो आप इस कोड के साथ जाइए GS22, पैसा बचाइए और फटाफट प्लस पर आकर प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट करिए, या फिर आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेनिफिट मिलेगा ये वीडियो देखकर, और आगे जैसा भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को बताइएगा, बात करेंगे उस टॉपिक पर भी। तो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, लेट्स क्रैक इट।